दोस्तों आज की कहानी मर्डर मिस्ट्री की वो खौफनाक कहानी है जिसे सुनने के बाद आपके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा इसलिए कि एक हंसता खेलता 6 लोगों का परिवार एक ही रात में एक ही बंगले में खत्म हो जाता है और आज 110 साल के बाद कत्ल किसने किया ये राज ही है। और कातिल का जो कत्ल करने का तरीका था वो बेहद ही डरावना और खौफनाक था। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वेलिस्का एक्स मर्डर हाउस की। दोस्तों मैं कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि हेडफोन जरूर लगा ले ताकि मैं आप सबको क्राइम की दुनिया में ले जा सकूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं मर्डर मिस्ट्री की खौफनाक कहानी। पूरी 110 साल पुराने इस किस्से में 8 लोगों का कत्ल है। दोस्तों मैं 8 लोग क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे चलकर पता चलेगा। और दोस्तों सभी 8 कत्ल आज तक पहेली बनी हुई है। जुर्म की दुनिया में यह कहा जाता है कि क्राइम के इतिहास में जितने भी रहस्यमय कत्ल हुए हैं उनमें इन 8 कत्ल का जिक्र सबसे पहले किया जाता है। यानी 110 साल बीत जाने के बावजूद आज तक कोई ये नहीं जान सका कि जिन 8 लोगों का कत्ल किया गया उनका कातिल कौन है, वो कातिल कहाँ है। कभी कभी ये भी सवाल सामने आ जाता है कि इन 8 कत्ल का कोई कातिल है भी या नहीं। और जैसे ही कातिल को लेकर ये सवाल उठता है तो बात आती है कि कहीं इन कत्ल के पीछे किसी भूत, किसी साये या किसी प्रेत आत्मा का कोई रिश्ता तो नहीं है। कोई भी इनमें से किसी भी सवाल का जवाब पूरे यकीन के साथ नहीं दे पाता। कम से कम बीते 110 सालों में तो अभी तक किसी ने नहीं दिया है। 110 साल पहले 8 कत्ल हुए, उनका कातिल बेशक आज तक किसी को नहीं मिला, मगर जिस बंगले में कत्ल की ये सनसनीखेज वारदात हुई वो बंगला आज भी मौजूद है। बंगले में रखा सारा सामान आज भी वैसा ही रखा हुआ है जैसा शायद 110 साल पहले रखा था। दोस्तों मैं इस वीडियो में कुछ फोटो बंगले के अंदर की भी दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आपके दिमाग में कत्ल का वो मंजर नजर आने लगेगा। अगर आप एक मजबूत दिल के इंसान है तो ही इस वीडियो को आगे देखें क्योंकि ये देखने के बाद आपके दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी अमेरिका की है। अमेरिका में एक शहर है वेलिस्का। किस्सा शुरू होता है 1912 से। एक शांत और छोटा सा शहर वेलिस्का। वेलिस्का की उस वक्त की आबादी महज 2500 लोगों की थी। शहर नया था और तेजी से विकसित भी हो रहा था। नए कारोबारी और उद्योगपति इस शहर में अपना बसेरा बना रहे थे। शहर के बीचों बीच से ट्रेन की पटरियां गुजरती थी, लिहाजा ट्रेनों के आने जाने का शोर ही शहर का इकलौता शोर था। इसके अलावा सारे शहर में सन्नाटा रहता था। इसी शहर में एक कारोबारी परिवार भी रहता था जिसे मूर फैमिली कहा जाता था। इस फैमिली के मुखिया जोशिया मूर और उसकी पत्नी सारा मूर और इनके टोटल 4 बच्चे थे। ये कारोबारी परिवार बेहद खुशमिजाज और पैसे वाले थे, साथ ही बहुत धार्मिक भी थे। इसलिए इलाके के गिरजाघर की ज्यादातर देखभाल जोशिया मूर की पत्नी सारा मूर किया करती थी और चर्च के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। शायद इसीलिए इलाके के तमाम लोग इस परिवार की बहुत इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। साल 1912 की 10 जून को चर्च ने चिल्ड्रंस डे मनाने का कार्यक्रम रखा था। साथ ही खास प्रार्थना सभा का भी इंतजाम किया गया था। इसी चर्च से सारा मूर भी जुड़ी हुई थी और उन्हें भी चिल्ड्रंस डे पर बुलाया गया था। जोशिया मूर और सारा मूर अपने बच्चों को साथ लेकर चर्च जाते हैं। दिन भर के तमाम कार्यक्रम और प्रार्थना को होते होते रात हो जाती है। रात करीब 9:30 बजे मूर पति पत्नी अपने 4 बच्चों को लेकर घर की तरफ जाने वाले होते हैं। तभी उनके पड़ोस के 2 बच्चे भी उनके साथ उनके घर जाने की जिद करने लगते हैं क्योंकि वो दोनों बच्चे पड़ोस के थे और बच्चों की आपस में दोस्ती थी। बच्चों के माता पिता इस बात के लिए रजामंद हो जाते हैं और उन्हें जाने की इजाजत दे देते हैं। अब मूर फैमिली अपने 4 बच्चों और पड़ोस के 2 बच्चों को साथ लेकर रात करीब 9:30 बजे अपने घर में दाखिल होते हैं। घर पहुंचकर सारे बच्चे थोड़ा बहुत खाने पीने के बाद अलग अलग कमरों में सो जाते हैं, 2-2 के जोड़े में, जबकि जोशिया मूर और सारा मूर अपने बेडरूम में सो जाते हैं। घर की लाइट बंद हो जाती है। इसके बाद 11 जून 1912 को सुबह के 8 बज जाते हैं, लेकिन मूर परिवार के घर का दरवाजा अभी भी बंद होता है। मूर फैमिली के हर दिन के ये रूटीन में शामिल था कि वो हर सुबह जल्दी उठकर चर्च प्रार्थना के लिए जाया करते थे और एक दिन भी ऐसा नहीं था कि वो सुबह चर्च न गए हो। लेकिन 11 जून को मूर फैमिली चर्च नहीं पहुंचती है। ये बात मूर परिवार के पड़ोसियों को बुरी तरह चौंकाती है क्योंकि आमतौर पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 11 जून की सुबह मूर परिवार के पड़ोसियों को अटपटी लगने लगी क्योंकि सालों से उन्होंने ऐसा सन्नाटा मूर परिवार में इससे पहले कभी नहीं देखा था। बेशक हालात कैसे भी रहे हो, कम से कम इतनी देर तक तो कोई सोता नहीं रहता था।
पड़ोसी ने मूर परिवार के घर का दरवाजा खटखटाया, तब भी कोई आवाज नहीं सुनाई दी। खिड़कियों से झांक कर देखा, कुछ नजर नहीं आया। तब पड़ोसियों को चिंता हुई तो उसी मोहल्ले में रहने वाले सारा के भाई को खबर भिजवाई गई। सारा का भाई वहां पहुंचता है और बड़ी कोशिश के बाद घर के पीछे के एक दरवाजे को खोलकर वो घर के अंदर दाखिल होता है। उसके सामने एक बेडरूम था, वो सीधा उसमें जाता है। बेडरूम में दाखिल होते ही सारा के भाई की चीख निकल जाती है, क्योंकि कमरा खून से भरा था, फर्श पर खून ही खून था और बेडरूम खून से लाल हो चुका था। और उसी बेड पर सारा और जोसिया मूर की खून से लथपथ लाशें पड़ी हुई थी। लाशों की हालत देखकर सारा के भाई के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लाश का सिर कुचला हुआ था। जोसिया मूर की एक आंख बाहर लटक रही थी। देखकर यही अंदाजा हो रहा था कि कातिल ने बड़ी ही बेरहमी से इनका कत्ल किया है। बेडरूम की हालत देखकर सारा के भाई की हालत खराब हो जाती है। वो बाहर आता है और पड़ोसियों से कहकर इलाके की पुलिस को इत्तला करता है। 10 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस के साथ सारा का भाई भी और दूसरे पड़ोसी घर में दाखिल होते हैं। बेडरूम का हाल तो सारा का भाई देख ही चुका था, लेकिन पुलिस के साथ वो घर के बाकी कमरों में जाकर देखता है। हर कमरे में लाशें ही मिलती है। हर एक बेड पर लाशें पड़ी थी। सारा और जोसिया मूर के चारों बच्चों के अलावा पड़ोस के दोनों बच्चे की भी लाशें वहीं बेड पर पड़ी हुई थी। पुलिस अब अपनी तफ्तीश शुरू करती है। फोरेंसिक और डॉक्टर की टीम भी मौके पर आ जाती है। शुरुआती तफ्तीश का इशारा यही था कि सभी लोगों की हत्या नींद में की गई है, यानी कातिल इन लोगों को उस वक्त मौत के घाट उतारा जब वो सब गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन पुलिस और फोरेंसिक के लोग उस वक्त चौंक गए जब उन्हें वहां 9 साल की एक बच्ची की लाश बाकी लाशों से अलग तरह से नजर आई। वो बेड पर तिरछी पड़ी हुई थी और उसकी एक कंधे में चोट के निशान था। उसको देखकर पुलिस ने यह अंदाजा लगाया कि वारदात के वक्त शायद वो बच्ची जाग गई थी, इसीलिए उसने खुद को बचाने की कोशिश की। शायद इसीलिए उसकी लाश दूसरी लाश के मुकाबले अलग तरह से पड़ी है। इसी बीच जांच के दौरान जोसिया मूर और सारा मूर के कमरे में एक हथौड़ा पड़ा मिला, जो पूरी तरह खून से लथपथ था। उस हथौड़े को देखकर पुलिस ने यह अंदाजा लगा लिया कि यही वो हथियार है जिससे कातिल ने सभी को मारा है। पुलिस की तफ्तीश में यह भी बात सामने आई कि हर एक के सिर पर कातिल ने कम से कम 20 से 30 बार वार किया था, लेकिन सबसे बुरी तरह किसी को मारा गया था तो वो उस घर के मालिक जोसिया मूर को मारा गया था। जोसिया मूर को हथौड़े के अलावा कुल्हाड़ी के धारदार वाले हिस्से से भी मारा गया था, जिससे उसकी एक आंख बाहर निकल गई थी। मौके वारदात का मुआयना करते वक्त पुलिस को यह भी अंदाजा हो गया कि कातिल को शायद सबसे ज्यादा नफरत घर के मालिक जोसिया मूर से ही थी। सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सारे कत्ल रात 12 बजे से सुबह 5 बजे के दरमियान हुए थे। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को सिगरेट के 2 बॉक्स भी मिले। इससे यह भी पता चला कि कातिल ने सबका कत्ल करने के बाद बड़ी तसल्ली से वक्त बिताया, सिगरेट भी पी और फिर बाथरूम में जाकर हाथ भी धोए और ये सब करने के बाद बड़े आराम से वहां से निकल गया। जाते जाते वो घर की चाबी भी अपने साथ ले गया और दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई और पता लगाया कि वो कौन लोग हो सकते हैं जो हथौड़े से कत्ल कर सकते हैं। पुलिस ने 7 से 8 लोगों की निशानदेही की। उनमें से एक शख्स तो ऐसा भी था जिसने कुछ साल पहले ही हथौड़े से अपनी बीवी और अपनी सास का कत्ल किया था, लेकिन तफ्तीश में पता चला कि उस रोज उसकी मौजूदगी वहां नहीं थी। पुलिस को यह तो पक्का यकीन हो गया था जो कातिल था वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कत्ल के इरादे से ही आया था। लेकिन एक सवाल पुलिस को भी अखड़ रहा था कि अगर कातिल की दुश्मनी जोसिया मूर से ही थी तो फिर उसने बच्चों को निशाना क्यों बनाया। पुलिस के पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। पुलिस ने जिन लोगों को इस कत्ल के सिलसिले में पूछताछ के लिए पकड़ा था उनमें से एक था कैली, जो इस वारदात के बाद सबसे बड़ा शक की नजर में था। उसकी वजह भी थी। असल में पुलिस के मुताबिक 10 जून की रात को कैली वेलिस्का शहर में आया था। उस रात वो वेलिस्का में ही रुका था, लेकिन सुबह 5 बजे वो वेलिस्का छोड़कर चला गया था। क्योंकि कत्ल का वक्त 12 से 5 बजे तक का ही था, इसीलिए कैली पर शक गहरा हो गया। लेकिन उस पर शक की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि जब वो ट्रेन से शहर छोड़कर जा रहा था तो रास्ते में उसने कुछ लोगों से कहा था कि वेलिस्का शहर के एक घर में 8 लाशें पड़ी हुई है और उनमें 6 बच्चे हैं। असल में यह बात कैली के बारे में कुछ चश्मदीद ने पुलिस को बताई थी। यहाँ बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आखिर कैली को कैसे पता चला कि मूर के बंगले में 8 लाशें पड़ी है और मरने वालों में 6 बच्चे हैं।
और वो भी तब जबकि ये खबर ना तो मीडिया में आई और ना ही कहीं छपी थी। इसी सवाल के सहारे पुलिस ने कैली को तलाशना शुरू कर दिया और कैली पकड़ा गया। पुलिस ने जब उससे पूछा कि कत्ल तुमने किया है तो कैली कहता है कि हाँ, मैंने ही कत्ल किया है। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि उसके मानसिक हालात भी ठीक नहीं है और उसका इलाज भी चल रहा है। पुलिस ने जब बतौर कातिल कैली को अदालत में पेश किया तो साथ में उसकी मेंटल रिपोर्ट भी अदालत के सामने रखी। उसकी मानसिक हालत की रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। वक्त यूं ही गुजरता रहा, पुलिस की तफ्तीश चलती रही, लेकिन कत्ल की पहेली अनसुलझी ही बनी रही और आज 110 साल बाद भी यह अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्री की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। बंगला और उससे जुड़े किस्सों की वजह से जमाने में भूतिया बंगले के रूप में ये घर बदनाम हो गया। बरसों तक बंगला वीरान रहा। इस बंगले की कहानियां इस कदर मशहूर हुई कि एक समय में लोग इसे दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में से एक कहने लगे। कई बरस बीत जाने के बाद पहले इस बंगले को एक म्यूजियम के तौर पे तब्दील कर दिया गया, लेकिन वक्त गुजरने के बाद ये बंगला बिका, लेकिन उसकी पहचान नहीं बिकी। इस बंगले के बाहर बकायदा एक बोर्ड लगाया गया जिस पर इस बंगले की कहानी लिखी गई। देखते ही देखते तमाम पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने वाले के बीच ये बंगला मशहूर हो गया। इस बंगले की डरावनी कहानियां और उनसे जुड़े किस्से के बारे में सुनकर बंगले के मालिक ने इसे कमाई का जरिया बना लिया और बंगले को होटल में तब्दील कर दिया, जिसकी शर्त यह थी कि एक रात एक वक्त में सिर्फ 8 लोग ही यहाँ रुक सकते हैं और वो भी अपनी जिम्मेदारी पर। कई लोग जो भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं या जो पैरानॉर्मल सोसाइटी के मेंबर होते हैं वो इस बंगले में रात गुजारते हैं और मालूम करने की कोशिश करते हैं कि कोई आत्मा उनको उस रात की सारी कहानी बता सके, लेकिन ये आज तक नहीं हो पाया है। इस बंगले से जुड़ा एक किस्सा लोगों को बहुत खींचता है। इत्तेफाक से बंगले में हुए कत्ल से ठीक 100 साल बाद यानी 10 जून 2012 को 2 शख्स इस बंगले में जाकर रुकते हैं। अगले रोज उन 2 में से एक शख्स जख्मी हालत में मिलता है। उसके सीने के पास खंजर के निशान थे। हालांकि जख्म मामूली था और जान को खतरे जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये बात रहस्य ही रह गई कि आखिर उस शख्स को चाकू किसने मारा था। हालांकि उस लड़के ने यह बयान दिया था कि उसे घर में किसी के होने का आभास हुआ और यह भी आभास हुआ कि कोई है जो उसे मारना चाहता है। बहुत से लोग इस बंगले में रुके, रात भी गुजारी और सबके पास इस बंगले की अलग अलग कहानियां भी है। फिलहाल तो बंगला एक म्यूजियम है, लेकिन ये रहस्य आज भी जस का तश है कि मूर फैमिली और पड़ोस के दोनों बच्चों का कातिल आखिर कौन है। उनका कत्ल किसी इंसान ने किया था या फिर किसी शैतान ने? ये सवाल आज भी उसी बंगले के इर्द गिर्द जवाब की तलाश में भटक रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्री की खौफनाक कहानी जो आज भी रहस्य बना हुआ है। आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल रियल क्राइम स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूंगा किसी और क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।